है नमन उनको कि जो यश काय को मृत्यु देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको जिनके सामने बोना हिमालय हो गया। है नमन इनको जो धरा पर गिर पड़े लेकिन आसमानी हो गए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अमित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अमित लाइव एकेडमी पर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। नेताजी को मेरा सत सत नमन। तो आज पराक्रम दिवस के अवसर पर दोस्तों हम नेताजी के जो आत्मकथा है उसके बारे में कुछ जानेंगे दोस्तों। एक छोटा सा प्रयास मेरा दोस्तों, तो इसको सराहना दोस्तों। तो हम दोस्तों शुरू करते हैं नेताजी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में नेताजी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें से 6 बेटियां थी तथा 8 पुत्र थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान थी और 5वें नंबर के बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। अब दोस्तों हम इनका शिक्षा दीक्षा का सफर देख लेते हैं सुभाष जी का। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनेशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र मतलब ऑनर्स में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। 50वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए थे। फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर ना आ जाए। सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या ना देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए, परीक्षा दी जाए कि नहीं दी जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला ना मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किड्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राईपास यानी ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करते हुए उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास
होकर दिखाना था। सुभाष जी मतलब यही सोचते थे। उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली थी। 4th स्थान इनको मिला था दोस्तों। इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद जी और अरविंद घोष जी का आदर्शों ने कब्जा कर रखा। मतलब ये दोस्तों पढ़ते थे विवेकानंद जी को और अरविंद घोष जी को पहुंचा। ऐसे में ICS बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। तो 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव IAS मॉन्टेग्यू को ICS से त्याग पत्र देने का पत्र लिखा था दोस्तों। इन्होंने एक पत्र देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा, किंतु अपनी मां प्रभावती का यह पत्र मिलते ही कि पिता परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। तो सुभाष जी दोस्तों जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राइपस ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए। अब देखते हैं दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में इनने बहुत सारे कार्य किए थे दोस्तों। तो कैसे इनका प्रवेश हुआ, किस तरीके से इनकी जीवन यात्रा चली, उस ओर कैसे ये मुड़े, देखते हैं दोस्तों इसको। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणि भवन में निवास करते थे। वहाँ 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष जी के बीच में पहली मुलाकात हुई और पहली वार्ता हुई दोस्तों। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दे दी कि भाई जाओ और दास बाबू जी के साथ काम करो आप। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से इनकी यात्रा चालू हो जाती है स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश करने की। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। अब देखो दोस्तों इनकी कार्य करने की क्षमताएं यहाँ से चालू होती कि इनने तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले जितने भी उनके मतलब प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद लोग होते थे उनके परिजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लग गई। तो देखिए दोस्तों इनके कार्य चालू हो गए इस तरीके। बहुत जल्दी ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष उसके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह
तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग करेगी। परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की, इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर क्या दोस्तों लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की, परंतु नरमी के साथ। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिए गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष गांधी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए थे दोस्तों। अब दोस्तों इनके कारावास कब कब हुए दोस्तों, ये देख लेते हैं हम। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुए। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 को 6 महीने का कारावास हुआ था दोस्तों। 1925 में गोपीनाथ शाह नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार दिया। इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने गोपीनाथ का शव मांगकर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध ही रखते हैं, अपितु वे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में चल बसे दोस्तों। सुभाष ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले कारागृह में रेडियो पर सुनी। मांडले कारागृह में रहते समय सुभाष की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उन्हें तपेदिक हो गया था, परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए यह शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद भारत कब लौट सकते हैं। इसलिए सुभाष इतनी कठिन परिस्थिति हो गई कि जेल अधिकारियों को यह लगने लगा कि शायद वे कारावास में मर ना जाएं। अंग्रेज सरकार यह खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी कि सुभाष की कारागृह में मृत्यु हो जाए, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद सुभाष इलाज के लिए डलहौजी चले गए। 1930 में सुभाष कारावास में ही थे, किंतु चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया। दोस्तों देखिए, कारावास में भी उन्हें महापौर चुना गया था दोस्तों, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई सरकार। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। अब देखते हैं दोस्तों इनका यूरोप प्रवास कैसे हुआ, क्यों हुआ। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा। यहाँ वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले थे। मुसोलिनी से मिले
जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी बलेरा सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। जिन दिनों में सुभाष यूरोप में थे, उन्हीं दिनों में जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का ऑस्ट्रिया में निधन हो गया। सुभाष ने वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना दी। बाद में सुभाष यूरोप में विट्ठल भाई पटेल से मिले। विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष ने मंत्रणा की, जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली। इसी विश्लेषण में उन दोनों ने गांधी के नेतृत्व की जमकर निंदा की। उसके बाद विट्ठल भाई जब बीमार हो गए तो सुभाष ने उनकी बहुत सेवा की, मगर विट्ठल भाई पटेल नहीं बचे, उनका निधन हो गया। विट्ठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति सुभाष के नाम कर दी, मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार भाई पटेल ने इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया। सरदार पटेल ने इस वसीयत को लेकर अदालत में मुकदमा चलाया। यह मुकदमा जीतने पर सरदार भाई पटेल ने अपने भाई की सारी संपत्ति गांधी जी के हरिजन सेवा कार्य को भेंट कर दी। 1934 में सुभाष को उनके पिता के मृत्युशैया पर होने की खबर मिली। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे। यद्यपि कराची में उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी वे कोलकाता गए। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों तक जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। अब दोस्तों, ऑस्ट्रिया में इनने प्रेम विवाह किया था सुभाष चंद्र जी ने। अब उसके बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका प्रेम विवाह हुआ था। सन 1934 में जब सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, इस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई थी। उनके एक मित्र ने एमिली सेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में दोस्तों बॉड गॉस्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा था। अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष की मौत हुई, अनीता जी जो थी दोस्तों 3.25 साल की थी। अनीता अभी जीवित हैं दोस्तों। उनका नाम अनीता बोस फाफ है। अपने पिता के परिवारजनों से मिलने अनीता फाफ कभी कभी भारत भी आती है। अब दोस्तों इनका देख लेते हैं हरिपुरा जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, तो इनको कैसे मिला था। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। यह कांग्रेस का 51वां दोस्तों अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावित हुआ। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया होगा। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू इनके पहले अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस के नेतृत्व में चिकित्सीय दल भेजने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब सुभाष ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया, तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फासिस्ट कहने लगे। मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष ना तो जापान की कठपुतली थे
और ना ही वे फासिस्ट विचारधारा से सहमत थे। अब दोस्तों ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो इनने कैसे इस्तीफा दिया, अब उस घटनाक्रम को हम देख लेते हैं कि 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना था, मगर उन्हें सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस और कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल ना झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ना आने पर सुभाष स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहना चाहते थे, लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया जी को चुना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को पत्र लिखा। इन्होंने दोस्तों सुभाष को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ शाह जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। कोई समझौता ना होने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का साथ दिया है, तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीतारमैया जी को 1377 यानी 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए। दोस्तों देखिए दोस्तों कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था इनका। मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई थी। गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया के हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं है तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक ना मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम नहीं कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष जी ने दोस्तों कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों इनका फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना करी थी इनने, तो देख लेते हैं किस घटनाक्रम के तहत ये स्थापना हुई थी दोस्तों। तो 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की थी। कुछ दिनों बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में दोस्तों बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती है
तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हॉलवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। सुभाष के स्वयंसेवक उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ ले गए। इसके माध्यम से सुभाष ने यह संदेश दिया कि जैसा उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया, उसी तरह वह ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंटें धूल में मिला देंगे और दोस्तों ईंट से ईंट बजा देंगे, यह बताया था सुभाष जी ने। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जी जो दोस्तों जेल में निष्क्रिय रहना नहीं, इनकी आदत थी दोस्तों, ये कभी निष्क्रिय नहीं रहना नहीं जानते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष जी ने दोस्तों जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं जानती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहे हैं। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नज़रबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया। अब दोस्तों देख लेते हैं नज़रबंदी से पलायन तक का घटनाक्रम इनके जीवन में कैसे हुआ था। तो नज़रबंदी से निकलने के लिए सुभाष जी ने दोस्तों एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक से एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल गए। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। गूंगे बहरे चाचा बनने का दोस्तों रोल किया था इन्होंने। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफ़र पूरा किया। काबुल में सुभाष 2 महीने तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापार के घर में रहे। वहाँ उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावासों में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावासों ने दोस्तों उनकी सहायता की। आखिर में ओर्लैंडो मोजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए दोस्तों। अब दोस्तों इनका देख लेते कि जर्मनी में प्रवास ये मतलब रहे थे दोस्तों, एवं हिटलर से मुलाकात इनकी कैसी हुई थी। तो बर्लिन में सुभाष सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फ्रॉन ट्राउट सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष की सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। कई साल पहले हिटलर ने माइन काम्फ नामक आत्मचरित्र लिखा था। इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीय लोगों की बुराई की थी। इस विषय पर सुभाष ने हिटलर से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।
हिटलर ने अपने किए पर माफ़ी मांगी और माइन काम्प के अगले संस्करण में वह परिच्छेद निकालने का वचन दिया। अंत में सुभाष को पता चला कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला, इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसैन सपरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। वह जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक लेकर गई। वहां वे दोनों समुद्र में तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किन्हीं भी दो देशों की सेनाओं की पनडुब्बियों के द्वारा नागरिकों की यह एकमात्र अदला बदली हुई थी। यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादंग बंदरगाह तक पहुंचाकर आई। अब दोस्तों देख लेते हैं इनमें पूर्व एशिया में इनके क्या क्या अभियान हुए थे। तो पूर्वी एशिया पहुंचकर सुभाष जी ने सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में रासबिहारी बोस ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष को सौंपा था। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो नाम था दोस्तों इनका, नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कई दिन पश्चात नेताजी ने जापान की संसद, डाइट जो संसद है जापान की, के सामने भाषण दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमते आज़ाद हिंद, जिसको कि स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार भी कहते हैं, की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी थी। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बने। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती किया था। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहाँ के स्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने पर और उसे आर्थिक मदद देने का आह्वान किया गया था। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों इनका बहुत ही प्रभावशाली नारा था ये। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का दोस्तों पलड़ा क्या है, भारी पड़ा। दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। जब आज़ाद हिंद फौज पीछे हट रही थी तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की, परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते रहना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमतें आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपति कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। अब दोस्तों देख लेते हैं जो इनका दुर्घटना और मृत्यु की खबर जो आई थी तो उसके पीछे क्या क्या घटनाक्रम था उसको देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे।
इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को तोईहोकू, जो कि दोस्तों जापानी भाषा में तोईहोकू नाम है, हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल, सोदेई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें तोईहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ा। कर्नल हबीबुर्रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार तोईहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को तोईहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 21 बजे दोस्तों, यानी करीब 9 बजे हुई थी रात में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया गया कि दोस्तों 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटना हुआ ही नहीं था। अब दोस्तों ये ट्विस्ट है कि अभी तक मतलब अभी ये सस्पेंस निकला ही नहीं आज तक कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और अनुत्तरित रहस्य बन गया है। देश का अलग अलग हिस्सों में, देश के जो दोस्तों अलग अलग हिस्सों में ना, उसमें आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया है, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी। अब दोस्तों सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन हुआ था, तो कैसे हुआ था और क्या घटनाक्रम था इसके पीछे, उसको देख लेते। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच की। क्या दोस्तों, स्पेशल बेंच का गठन करने का आदेश दिया। यह याचिका सरकारी संगठन इंडियाज इस्माइल द्वारा दायर की गई। इस याचिका में भारत संघ, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, रोग खुफिया विभाग, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया गया। अब दोस्तों भारत की स्वतंत्रता पर नेताजी का क्या प्रभाव पड़ा था उसको देखते हैं दोस्तों। हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद सारे संदर्भ ही बदल गए। आत्मसमर्पण के उपरांत जापान 4-5 वर्षों तक अमेरिका के पांवों तले कराहता रहा। यही कारण था कि नेताजी और आज़ाद हिंद सेना का रोमहर्षक इतिहास टोक्यो के अभिलेखागार में वर्षों तक पड़ा धूल खाता रहा। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे ने नेताजी के यश में वर्णांतित वृद्धि की और वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुँचे। अंग्रेजों के द्वारा किए गए विधिवत दुष्प्रचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों
द्वारा सुभाष के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाले उस मुकदमे के बाद माताएं अपने बेटों को सुभाष का नाम देने में गर्व का अनुभव करने लगी। घर घर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जोड़ पर नेताजी का चित्र भी दिखाई देने लगा। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी प्रभाव हुआ और परिणाम भी हुआ दोस्तों बहुत अच्छा। दोस्तों नौसेना का जो विद्रोह हुआ था, इसका दोस्तों ये क्या है, इनके प्रभाव का एक उदाहरण था दोस्तों, जो कि 1946 में हुआ था। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता। भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। आज़ाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आज़ादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो, जहां स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासक नेताजी की सामर्थ्य से घबराते रहे, तो स्वतंत्रता के उपरांत देशी सत्ताधीश जनमानस पर उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य के अमिट प्रभाव से घबराते रहे। स्वतंत्र वीर सावरकर ने स्वतंत्रता के उपरांत देश के क्रांतिकारियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था और उसमें अध्यक्ष के आसन पर नेताजी के तेल चित्र को आसीन किया था। यह एक क्रांतिवीर द्वारा दूसरे क्रांतिवीर को दी गई अभूतपूर्व सलामी थी। अब दोस्तों इनका लेखन और जो बातचीत लेखन एवं बातचीत कार्य तथा प्रकाशन, अपने संघर्षपूर्ण एवं अत्यधिक व्यस्त जीवन के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाभाविक रूप से लेखन के प्रति भी उत्सुक रहे। अपनी अपूर्ण आत्मकथा एक भारतीय यात्री, जिसको कि एन इंडियन पिलग्रिम बहुत मशहूर किताब है, के अतिरिक्त उन्होंने 2 खंडों में एक पूरी पुस्तक लिखी, भारत का संघर्ष द इंडियन स्ट्रगल, जिसका लंदन से ही प्रथम प्रकाशन हुआ। यह पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। उनकी आत्मकथा यद्यपि अपूर्ण ही रही, लेकिन उसे पूर्ण करने की उनकी अभिलाषा रही थी, जिसका पता मूल पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर बनाई गई योजना के स्पष्ट रूपेण चलता है। इसके अतिरिक्त नेताजी ने अपने बहुआयामी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में अगणित पत्र लिखे हैं दोस्तों, और भाषण भी दिए हैं। रेडियो के माध्यम से भी उनके व्याख्यान प्रसारित हुए हैं। पत्रों की एक बड़ी मात्रा उनके निजी जीवन से भी संबंध है दोस्तों। तो दोस्तों उनका प्रकाशन हमने देख लिया, नेताजी का। तो दोस्तों भारत के जो सबसे बड़े नेता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खिलाफ लड़ने के लिए, द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। तो दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाने का प्रयास किया है। नेताजी को मतलब उनके कार्य के लिए, जो उनके कर्मवीर कार्य के लिए एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों हमको भी ऐसे ही उनके जो भी इनने कार्य किए अपने जीवन में, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी भारत के जो है क्रांतिकारियों का इतनी कठिनाई से नेतृत्व किया, आज़ाद हिंद फौज बनाई। तो इसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए, समाधान निकालते हुए, कार्य करते हुए, निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, स्थित प्रज्ञ की तरह कार्य करते हुए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे भी कामना करता हूँ कि आप भी इनके ही जैसे जीवन में इनसे ही प्रेरणा लेकर और इनके ही जो भी कार्य है, कर्मवीर की तरह इनने कार्य किए, उनसे हम प्रेरणा लें और सीखें, और अपने जो छोटे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने दोस्तों, और एक उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे दूसरे भी ऐसे बने हैं, जैसे नेताजी ने एक हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं
आपसे विदा लेता हूँ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।